अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो डिज़ाइन टूल है। बीच में मैंने कुछ टॉपिक्स अभी आपके छुड़वाए हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें हम कवर करेंगे। उनमें से कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे, सारे नहीं, ठीक है। आज मैं आपको करवा रही, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है डिज़ाइन टूल्स। डिज़ाइन टूल्स, अच्छा, कुछ स्पेसिफ़िक डिज़ाइन टूल हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसका पहले डिज़ाइन बनाया जाता है। ये नहीं है कि प्रोडक्ट को स्टार्ट पहले से ही बनाना शुरू कर दिया जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड डिज़ाइन। तो डिज़ाइन टूल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिज़ाइन प्रोसेस इन अ स्टैंडर्ड वे। स्टैंडर्ड वे से इसलिए कहा गया है कि एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है, उसे सब लोग फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से हमारे डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। अ स्टैंडर्ड टूल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर डिज़ाइनिंग स्पेसिफिक सिस्टम। स्टैंडर्ड टूल क्यों इम्पॉर्टेंट है? स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने क्लास में कई दफ़ा जिक्र किया है कि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है। कोई भी प्रोडक्ट है वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाई जाती है। ये नहीं है कि आपने देखा होगा एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है। वही प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है जिसे सब कंपनीज फॉलो करती हैं। आप जो प्रोडक्ट परचेज़ करके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके पास स्टैंडर्ड मेंशन भी होता है, ISO के साथ मेंशन होता है, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड टूल की इम्पोर्टेंस यही है कि एक वो स्टैंडर्ड नोटेशन या एक स्टैंडर्ड सिंबल्स उसे दे देता है स्पेसिफिक सिस्टम के लिए। अगर कोई स्टैंडर्ड टूल ना हो तो हर कोई अपने हिसाब से नोटेशंस यूज़ करेगा। लाइक अगर कोई फिगर है, उसके अंदर अगर आपको अपनी C++ की डेटा फ्लो डायग्राम याद हो, इसमें भी DFD में बिल्कुल वैसे होता है। हम क्या करते थे, डेटा फ्लो अपनी फ्लो डायग्राम के अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर और डायमंड सिंबल यूज़ करते थे कंडीशन के लिए। स्टार्ट का अलग सिंबल था, एंड का अलग सिंबल था। इनपुट के लिए हम अलग सिंबल यूज़ करते थे और आउटपुट के लिए अलग करते थे। अब जितने भी लोग हैं, अगर वो फ्लो चार्ट बना रहे हैं, चाहे जिस मर्जी लैंग्वेज में बना रहे हैं, उन्होंने उसी फ्लो या उन्हीं नोटेशंस को यूज़ करके बनाना है। ये नहीं है कि हर कोई अपने हिसाब से नोटेशंस देगा। अगर इस तरह दे दी जाए तो चीज़ों को समझना दूसरों के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये है कि हम जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम की या प्रोजेक्ट की, तो अगर वो बंदा जो प्रोग्रामर है जिसने वो प्रोजेक्ट बनाया है, अगर वो छोड़ जाता है, सपोज़ उस कंपनी को, या कहीं और शिफ्ट हो जाता है किसी और डिपार्टमेंट में, तो उस सूरत में क्या होता है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टूल्स या स्टैंडर्ड नोटेशंस ना होंगी और वो अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट बना के दे के चला गया, तो उसके बाद अगर कोई और बंदा उसे ओवरकम करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दिस सिचुएशन कैन रिजल्ट इन मोर क्रिटिकल प्रॉब्लम इफ़ बोथ पर्सनस आर वर्किंग ऑन द सेम सिस्टम। ये बात है कि एक से ज़्यादा बंदा काम कर रहा है किसी सिस्टम के ऊपर, तो है। नेक्स्ट है हमारी DFD डेटा फ्लो डायग्राम। ये बिल्कुल फ़्लो चार्ट की है। इसके अंदर हम डाटा का फ़्लो बताएंगे, किस फ़्लो में डाटा चलेगा, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डाटा और कहाँ जाएगा। लाइक हम डाटा फ़्लो डायग्राम बनाना चाह रहे हैं किसी हॉस्पिटल की या स्टूडेंट की एग्जामिनेशन सिस्टम की, तो बताया जाएगा कि किस तरह स्टूडेंट कहाँ कहाँ मूव होता है उसका डाटा और कहाँ जाके स्टोर होता है। ये जो हमारी DFD है, मोस्ट कॉमनली यूज टूल है टू डिज़ाइन डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन सिस्टम्स ग्राफिकली। यहाँ पे पॉइंट है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द सिस्टम। ये मैं पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ। ग्राफिक्स काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू कमांड। कोई भी चीज़ आपको ग्राफिकली दिखाई जाए तो आप उससे जल्दी समझ जाते हैं बनिस्बत इसके कि आपको कुछ कमांड्स वगैरह लिख के दी जाए। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि जब बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनकी बुक्स आपने देखा होगा जस्ट इमेजेस पे ही कंसिस्ट होती हैं। लाइक उसमें सिर्फ इमेजेस ही होते हैं,
कोई ऐसे वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि शुरू में उसे हाउ दी जाती है इमेजेस के थ्रू कि ये चीज़ें हैं। तो यही बात आ जाती है कि डाटा फ्लो डायग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन का सारा फ्लो दिखाती है डाटा का इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, ग्राफिकली शो करती है। बहुत सिंपल होती है और ये हाइड कम्प्लेक्सिटी इट इज़ सिंपल, हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह हाइड हो जाती है कि यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि डाटा का फ्लो किस तरह होगा, डाटा ने कहाँ कहाँ और किस तरह मूव करना है। कॉम्प्लेक्सिटी ये आती है कैसे होना है, क्या करेगा, कौन करेगा, लाइक प्रोग्रामर ने कैसे इसे डिज़ाइन करना है, क्या उसने सेटअप करना है, या डेटाबेस को किस तरह उसने डिज़ाइन करना है, ये चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आ जाती हैं। तो डीएफडी में इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। ठीक है। एडवांटेजेस इसके हैं, एडवांटेजेस इसमें है सबसे पहला इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम फ्रॉम कमिटिंग टू द टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम टू अर्ली। ये एक किस्म का आपको फ्रीडम दे देता है कि आप पहले कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कमिट करने से पहले इसको एक दफ़ा देख लें कि टेक्निकली हमने कैसे इसे करना है। It helps in further understanding of interrelationships of system and subsystem. Interrelationship of systems and subsystem, यहाँ पे interrelationship advantage में आ रहा है, advantages, interrelationships of systems and सब सिस्टम्स। इसमें देखा जाता है कि इनके दरमियान इंटर विद इन उनके अपने सिस्टम के अंदर क्या रिलेशनशिप बन रहा है, सिस्टम और उसके सब सिस्टम या उसके दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में किस किस्म का रिलेशनशिप बन सकता है कि कौन कौन सी एंटिटी किस तरह से दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट होंगी। ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग करंट सिस्टम नॉलेज टू यूज़र। कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है, communication easier with users। कैसे? यूज़र्स को चूँकि टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, यूज़र ने जस्ट यूज़ करना होता है, तो हम इस डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू या डीएफडी के थ्रू से डिफ़ाइन कर देते हैं कि करंट सिस्टम ने किस तरह मूव करना है, कौन कौन इन्वॉल्व होगा और किस किस तरह काम करेगा। तो कम्युनिकेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम टू डिटरमाइन इफ़ ऑल द डाटा एंड प्रोसेसेस हैव बीन डिफाइंड। ठीक है, ये एनालिसिस भी कर देता है प्रपोज सिस्टम, जो सिस्टम हम प्रपोज कर रहे हैं, जो सिस्टम हम बना रहे हैं, ये उसको प्रपोज उसका एनालिसिस कर देता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इफ़ ऑल द डाटा एंड प्रोसेसेस हैव बीन डिफाइंड। ठीक है। लिमिटेशंस भी इसकी है, नो डाउट, हर चीज़ के कोई ना कोई प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ डीएफडी। लिमिटेशंस में इसके आता है इट डजंट प्रोवाइड एनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन पॉइंट्स। अब डिसीजन पॉइंट जैसे कि हमारा होता था कि येस और नो आ जाता था, अगर फ्लो चार्ट को आप रिकॉल करें तो यहाँ पे डिसीजन पॉइंट्स नहीं आते कि कहाँ से डिसीजन लेके कहाँ जाना है हमने। ठीक है। इट डीएफडी इज़ ओनली फोकस ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर फॉलो लिखा हुआ है, मेक इट फ्लो, इसे फ्लो कर दीजिएगा। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ सिंबल्स हैं, इसके सिंबल्स आप देख लें, मैं बुक से ही शो कर देती हूँ आपको। डेटा का फ्लो ऑब्वियसली एरो रिप्रेजेंट करेगा डेटा का फ्लो। द डेटा फ्लो इज़ यूज टू एक्सप्रेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर इन द सिस्टम। सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ डेटा दिखाया जाएगा कि डेटा किस एंटिटी से किस एंटिटी में जाएगा। डेटा फ्लो इज़ अ पाइपलाइन थ्रू विच, ये वर्ड ठीक क्लियर कर लीजिएगा बुक में, थ्रू विच पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एरो लेबल विद द नेम ऑफ डाटा इज़ यूज फॉर डाटा फ्लो। यहाँ पे एक एरो होगा, उसको हम लेबल कर देंगे कि इस तरह जा रहा है, इस वे में मूव कर रहा है। डेटा स्टोरेज के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ओपन रेक्टेंगल होती है फ्रॉम वन साइड और यहाँ पे इसके एक लाइन लगा होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। The data store symbol is used as a repository for the storage of data. It indicates that data is permanently stored in the database. यहाँ पे data permanently stored होगा
वो उसके सिंबल को थोड़ा सा डिफाइन करें किस तरह है। राइट पे वाली साइड पे डबल लाइन कर देनी है इसके। प्रोसेसेस बिल्कुल इस तरह, यहाँ पे या तो हम इस फॉर्म की स्क्वायर ले लेंगे या एक ओवल शेप का राउंड ले लेंगे, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल और ओवल, ठीक है। प्रोसेसेस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। प्रोसेस सिंबल इज़ यूज टू एक्सप्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकमिंग डाटा इनटू आउटगोइंग डाटा फ्लो। डाटा फ्लो के अंदर किस तरह होना है कि इनकमिंग डाटा फ्लो जब जाता है उस प्रोसेस से गुजर के ट्रांसफॉर्म होकर किस फॉर्म में आता है आउटगोइंग डाटा फ्लो के अंदर। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द अक्रेंसेस ऑफ एन एक्शन, कि कौन कौन से एक्शन हमने परफॉर्म किए हैं उनकी अक्रेंस को शो करता है। इट इज़ यूज व्हेन डाटा इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू एन अदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होता है, ठीक है। ये सिंबल्स हैं इसके प्रोसेस के। फिर आती है बात एंटिटी की। एंटिटी यूजली रेक्टेंगल से शो होती है, ठीक है। एन एंटिटी that interacts with the system from outside the system is called external entity। जो सिस्टम से सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट कर रही होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एंटिटी। द एक्सटर्नल the external entities interact with the system in two ways. They may receive the data from the system or may produce data from the system. It is expressed as an rectangle। फिर कलेक्टर है, यहाँ पे कलेक्टर कैसा होगा, एक ये सिंबल बना होगा और यहाँ से डाटा कलेक्ट करके सिंबल के अंदर आके एक स्पेसिफिक वे में जा रहा होगा, ठीक है। The collector symbol is used to express several data flow connections terminating at a single location। Several data flow connections, ये देखिए 3 connections हैं। कलेक्टर ने उन्हें कलेक्ट किया है, उसके बाद एक सिंगल लोकेशन की तरफ ये मूव कर रहे हैं। इट इज़ यूज टू शो द कन्वर्जेंस ऑफ डाटा टू अ सिंगल पॉइंट, कि एक तरफ वो कन्वर्ज हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। इसका सिंबल आप ये देख लीजिएगा। फिर सेपरेटर है। सेपरेटर ने क्या करना है कि एक तरफ से डाटा आ रहा है फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन एंड इट इज़ सेपरेटेड इन 3 और मोर पार्ट्स, ये मल्टीपल सिंक्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ सेपरेटर। सेपरेटर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे सिंगल लाइन आ रही है और आगे वो सेपरेट हो रही है। जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं अपने मास्टर लेवल पे तो हम अपने प्रोजेक्ट की कंटेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल यही, जिसमें हम अपना फ्लो ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है और डिपिक्ट करता है हमारे सिस्टम को। अ DFT इज़ मोर डिटेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। जो DFT है वो मोर डिटेल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम की। कंटेक्स्ट डायग्राम ओनली डील्स विद द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। जो बाउंड्रीज हैं कि फ़लाँ एंटिटी है, फ़लाँ एंटिटी ने फ़लाँ एंटिटी के साथ रिलेट होना है, इस वे में उसका एरो जा रहा है तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ इस वे से ये एंटिटी इस एंटिटी के साथ यहाँ से कनेक्ट हो रही है। It gives the overall picture of the system. It represents the software model as a single and a large process with input and output data। यहाँ पे input and output represent हो जाती है कि यहाँ से input आएगा, इस entity से input आ रहा है और दूसरी entity के अंदर वो as a output परफॉर्म कर रहा है। It is displayed by incoming and outgoing arrows respectively. It focuses on the mean data flow in a system. It establishes the relationship between external entities of a system and the system via the data flows that they exchange। ये आगे जाके एग्जांपल दी हुई है, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कंटेक्स्ट डायग्राम के अंदर करना क्या है। ये जो है कंटेक्स्ट डायग्राम अनेबल कर देती है DFD को कि स्टार्ट कर दिया जाता है। सिंगल बबल ऑफ कंटेक्स्ट डायग्राम इस पार्टीशन इनटू मोर बबल्स टू रिवील द डिटेल ऑफ द प्रोसेसिंग इन द सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एंटिटीज रिप्रेजेंट कर रही हैं और सिस्टम का सारा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कंटेक्स्ट डायग्राम के अंदर, नॉट इन डिटेल। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं DFD डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर तो हम इसे मोर डिटेल फॉर्म में ले आते हैं। मोर डिटेल फॉर्म में किस तरह लाते हैं कि कंटेक्स्ट डायग्राम का जो एक सिंगल बबल है वो मज़ीद डिवाइड हो जाता है अपने सब पार्ट्स के अंदर, ठीक है। इट इज़ मोस्टली डेटा फ्लो डायग्राम DFD इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, क्योंकि प्रोसेस पे डिपेंड करती है ये।
दे आर यूज टू मॉडल द फंक्शंस परफॉर्म बाय अ सिस्टम। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, ज़रा फ्लो डायग्राम की, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे चूँकि कलर्स इतने क्लियर नहीं हैं, इस ब्लॉक को आप मेंशन मत कीजिएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना आपको इशू होगा। यहाँ पे देखें एक एंटिटी है हमारे पास, स्टूडेंट की एंटिटी है, एक रजिस्ट्रार्स ऑफिस है, एक स्टूडेंट की फ़ाइल है जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है, यानी कि सोर्स आप ये देख लें, सोर्स है ये, ठीक है। क्लास और ग्रेड फाइल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बबल्स हैं, ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैलकुलेट क्लास ग्रेड, यहाँ पे एक टीचर की एंटिटी भी इन्वॉल्व है जो सेंटर में मौजूद है। और एक और प्रोसेस है कैलकुलेट यूनिवर्सिटी ग्रेड। यहाँ बात करते हैं टीचर से शुरू करते हैं। टीचर कैलकुलेट यूनिवर्सिटी ग्रेड, टीचर ने कैलकुलेट किए हैं यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स। अब वो कहाँ कहाँ जाकर स्टोर हो रहे हैं, वो एक स्टूडेंट फाइल के अंदर जाकर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट फाइल से दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं जब उन्हें डाटा की ज़रूरत होती है। यहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस में आते हैं जहाँ आपका सारा रिज़ल्ट वगैरह बनता है। और रजिस्ट्रार ऑफिस से स्टूडेंट इंफॉर्मेशन गेट करता है अबाउट देयर कैलकुलेशन या अबाउट देयर कैलकुलेटेड यूनिवर्सिटी ग्रेड्स। टीचर से भी ट्रैक लिंक यहाँ पर बन रहा है स्टूडेंट का, इफ़ ही वांट्स टू नो द ग्रेड्स ऑफ इट। यहाँ पे इसके कैरो की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। टीचर कैलकुलेट्स क्लास ग्रेड्स, और यहाँ से वो क्लास ग्रेड्स कहाँ जाते हैं, स्टूडेंट की एंटिटी तक। ये क्लास ग्रेड्स कैलकुलेटेड बाय टीचर। यहाँ पे मज़ीद कोई प्रोसेस आ गया, मज़ीद उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करना है, कुछ चेंजिंग करनी है, वो आ जाती हैं। और ये किस फाइल में जाके स्टोर होते हैं, क्लास ग्रेड की फ़ाइल के अंदर जाकर ये स्टोर होते हैं। छोटी सी उन्होंने DFT दी हुई है, रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को, कि स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उनके क्लास ग्रेड्स किस तरह स्टोर होते हैं। एनफ फॉर टुडे, ठीक है।